Hello, students. This is the ninth chapter of entrepreneurship development, that is sources of finance. First of all, finance is one of the important prerequisites to start a project of an enterprises. जैसे कि हम जानते हैं कि भाई एक फाइनेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक बिज़नेस के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, उसे रेगुलरली चलाने के लिए। अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप एक जो एंटरप्रेन्योर है वो अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन करके प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उस प्रोडक्शन को आगे सेल आउट करता है, अलग अलग जो भी उसके फंक्शंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। अगर उसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो फाइनेंस उसके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और फाइनेंसिंग एक एंटरप्राइजेज है, अगर उसके लिए अगर वो फाइनेंसिंग का जो प्रोसेस होता है कहते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर उसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसे फाइनेंसिंग करना आना चाहिए कि उसे फाइनेंस कहाँ अवेलेबल होगा, किन किन टर्म्स पर अवेलेबल होगा और किस तरह का फाइनेंस उसे अवेलेबल होगा। हर एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसे हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ लेके चलनी पड़ती है स्टार्टिंग से ही कि भाई मुझे फ्यूचर में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए अगर हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं, तो आपके अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को बात करें तो हम थ्री पार्ट्स में, थ्री कैटेगरीज में से डिवाइड करते हैं। दैट इज़ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जो आपकी 5 साल से ज़्यादा के लिए है, जिसमें आप लैंड परचेज करेंगे, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर्स है, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए हमें लॉन्ग चाहिए और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू ही इसका फाइनेंस किया जाता है, लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं। मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं जो आपको 1 साल से 5 साल तक के लिए चाहिए। इसमें आप उन चीज़ों में आप कह लीजिए इन्वेस्ट करते हो जो परमानेंट नेचर की हैं, पर इतनी भी हैवी इन्वेस्टमेंट की उनमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, रीप्लेसमेंट है, स्मॉल एक्सपेंशन आपको करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो उसके लिए आपको 1 साल से 5 साल तक के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो वो मीडियम टर्म में आएगा। एंड द लास्ट इज़ द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो आपका 1 साल से कम के लिए होता है, जो वेरिएबल नेचर का होता है, सीजनल है, टेम्पररी है, फिक्स्ड नहीं है। आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है क्योंकि सीजन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो नीड्स होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू फुलफिल होती है। अगर अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला आपका आता है दैट इज़ दी बेसिकली फर्स्ट तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो वो कौन सी होती है, दैट इज़ द वोन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। वोन कैपिटल आपकी वो होती है ऐसे फंड्स जो आपके इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हैं, आपके ओनर ने खुद वो पैसा लगाया है जो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू किया गया है। ठीक है, जैसे आपके डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, आपकी इक्विटी है, कुछ लॉन्ग लोन्स हैं, आपने यहाँ से वहाँ से अरेंज किए हैं, दैट मीन्स आप अपने लेवल पर उन्हें अरेंज कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड दी वोन कैपिटल। बोरोड कैपिटल जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज बाहर से एक तरह से लोन पर लेते हैं, ठीक है, दूसरी एंटरप्राइजेज या फर्म्स हमें फाइनेंस कर रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना, लीज होगी आपकी, जैसे इस तरह से। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आपका आता है दैट इज़ द इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में देखिए, इक्विटी शेयर्स कह लीजिए वो शेयर क्या शेयर्स होते हैं, शेयर्स आपको क्लियर ही होगा, आप कह लीजिए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स एक तरह से एंटाइटल करते हैं। ठीक है, इन्हें डिविडेंड का राइट होता है, ठीक है, ये ओनरशिप में इनका राइट होता है, और साथ ही साथ में आप कह लीजिए इनको एक तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं। ठीक है, इनको कि भाई आप कह लीजिए प्रॉफिट है उसमें भी ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, एसेट्स हैं कंपनी की उनमें भी इनका क्लेम होता है, वोटिंग राइट इनके पास होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम कहें कि भाई कोई भी कंपनी है उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कह लीजिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ द मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स हैं वही मेन शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे रिस्क ऑफ ओनरशिप भी होता है कि भाई अगर आप ओनर हैं तो आपको हर तरह का रिस्क बियर करना पड़ेगा। जैसे डिविडेंड बचा, प्रॉफिट बचा तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अगर आप कह लीजिए प्रॉफिट उतना नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, हर तरह की जो भी सिचुएशंस आती हैं वो आपके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू
वैल्यू को अफेक्ट करेंगी, इस तरह से। तो इक्विटी शेयर्स एक तरह से ओनर शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर्स होते हैं जो बेसिकली प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं, हर एक चीज़ में उन्हें सबसे आगे रखा जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है भी, चाहे वो डिविडेंड से रिलेटेड पेमेंट हो या कैपिटल को रिटर्न करने की बारी हो अगर कंपनी बाउंड अप होती है। ठीक है, ये भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं आपके, क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। तो लेकिन जो लेटेस्ट अगर हम बोलें तो जो गाइडलाइंस हैं एज़ पर दी कंपनीज एक्ट, तो उसमें क्या कहता है कि आप इरिडीमेबल शेयर्स जो भी कंपनी है वो इशू नहीं कर सकते एज़ पर दी कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट आते हैं आपके दैट इज़ द इंटरनल एक्यूरल्स। देखिए इंटरनल एक्यूरल्स कौन से होते हैं, एक्यूरल्स में आप इंक्लूड करते हैं बेसिकली डेप्रिसिएशन फंड्स को, रिटेन अर्निंग्स को। तो जैसे कि देखिए आपको डेप्रिसिएशन का पता है कि एक तरह से ये क्या करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपको की एलोकेशन जो होती है दैट इज़ दी डेप्रिसिएशन, कि हर साल आप प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट एज अ डेप्रिसिएशन शो करते हैं और उसको रखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो ये एक नॉन कैश आइटम है, आपका पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा, लेकिन हर साल एक फिक्स, जब से फिक्स एसेट्स है वो कुछ ना कुछ आप कह लीजिए उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है, दैट मीन्स डेप्रिशिएट होती जाती है। तो उस अमाउंट को हम क्या किस एक तरह से रखते रहते हैं, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन फंड में, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन फॉर आप कह लीजिए एसिड्स को रिप्लेस करने के लिए या अदर किसी पर्पज़ के लिए जो रिलेटेड टू दैट एसिड। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भी जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन आपकी एक तरह से इंटरनल एक्यूरल हो जाती है कि आपकी कुछ ना कुछ पैसा अलग से रह रहा है जो बिजनेस में ही फिर से एलोकेट किया जाएगा। इसमें साथ ही आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कौन सी होती है, अर्निंग का वो पार्ट जो हमने रिटेन करके रख लिया, हमारे पास रख लिया, हमने उसे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, हमने उसे इस तरह से होल्ड किया है कि बाद में हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे ही एक तरह से हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए इसको एक तरह से इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है और हर एक कंपनी है वो कुछ ना कुछ आप कह लीजिए रिटेन करके अमाउंट रखती है। नेक्स्ट इज द टर्म लोन्स। टर्म्स लोन देखिए ऐसे लोन होते हैं जो एंटरप्राइजेज ऑब्टेन करती हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, किससे मेनली आप कह लीजिए लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं ये, वो लोन्स हैं ये जो हमने काफ़ी लंबे समय के लिए लिए हैं, बाहर से लिए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेसिकली आप कह लीजिए ये जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अलग अलग होते हैं आपके, रुपी टर्म लोन्स होते हैं, फॉरेन करेंसी टर्म्स लोन होते हैं। ठीक है, रुपी टर्म लोन्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली है एक तरह से रिटर्न सॉरी जो रुपी टर्म्स लोन है वो बेसिकली क्या होते हैं कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपी में ही, जो हमारी करेंसी है। आप उसको न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिनोवेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो बेसिकली आपने जिस पर्पज़ के लिए उसे उस लोन को कैरी आउट किया है। ठीक है, फॉरेन करेंसी जो टर्म्स लोन्स होते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स को, जैसे कि आप इम्पोर्ट में हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स आपने मंगवाए हैं, तो इस तरह से उनके लिए दिए जाते हैं। तो जो टर्म्स लोन्स होते हैं टिपिकली अगर हम बोलें तो वो सिक्योर्ड बोरोइंग्स होती हैं। इनको आप फाइनेंस भी कर सकते हो बाई थ्रू एन एसेट्स। ठीक है, जो आपने एसेट्स परचेज़ किया उसी के अगेंस्ट भी ये एक तरह से एज अ सिक्योरिटी ऑफर की जाती है वही एसेट उन्हें, और वो फाइनेंस इस तरह से किए जाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द डिबेंचर। डिबेंचर्स जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेन मेथड टू राइज द लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए डिबेंचर्स एक तरह से मेन इंस्ट्रूमेंट है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट देते हैं कंपनी के थ्रू रिगार्डिंग अ डेप्ट, कि भाई आपने इतना पैसा हमें एज अ लोन दिया है, एज अ डेप्ट दिया है। ठीक है, जो भी होल्डर होगा जिसे डिबेंचर इशू किए जाएंगे। ठीक है, और ये फिक्स रेट्स के होते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मेंशन होता है, पहले से ही कंपनी इस पर इंटरेस्ट मेंशन करके रखती है। ये रिडमेबल भी हो सकते हैं, नॉन रिडमेबल भी हो सकते हैं, रिडमेबल भी हो सकते हैं, नॉन रिडमेबल भी हो सकते हैं, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी, कन्वर्टेबल भी, नॉन कन्वर्टेबल भी। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल जब आप कह लीजिए इन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जब नहीं कर सकते, दैट मीन्स कुछ ऑप्शंस होते हैं डिबेंचर होल्डर के पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ दी मिसलीनियस सोर्सेज। मिसलीनियस सोर्सेज में हम कुछ और एक्स्ट्रा हमने लॉन्ग टर्म फंड्स को इंक्लूड किया, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका दैट इज़ दी डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट देखिए क्या होता है,
डेफर्ड क्रेडिट है आपका, उसमें बेसिकली क्या होता है, जो सप्लायर है, देखिए किसका, फिक्स एसेट्स का, जिससे आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, वो आपको एक ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी भी कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आपने जो भी एसेट परचेज किया है उसकी पेमेंट आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हो भी। आप ऐसे कह लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट्स आपकी बंधी हुई हैं, लेकिन आपको 5 साल में पे करना है तो हर साल आप 2-2 लाख पे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अभी 2 पे कर दिए, 3 आपने बाद में कर दिए, दैट मीन्स वो डिवाइडेड हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो भी आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो सप्लायर ने आपके सामने रखी है। और बेसिकली जो सप्लायर्स है यूजुअली बैंक्स की गारंटी मांगते हैं, डिमांड बैंक गारंटी की वो करते हैं कि भाई आप अपने बैंक से हमें गारंटी दिलवा दीजिए, तभी हम आपको डेफर्ड क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो ऑफर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लीज फाइनेंस। लीज फाइनेंस देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पर्सन, ठीक है। वोनर जो है, जिसे हम लेसर कहते हैं, और लेसी, ठीक है। जो लेसर है दैट मीन्स जो ओनर है एक पर्टिकुलर एसेट का, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको वो एसेट यूज़ करने का राइट देता है, ठीक है। किसके लिए, इन किस मतलब उसके लिए आप क्या उसे पे करोगे, क्या कंपनसेशन दोगे, जो लीज रेंट है जो आपने उस लीज के लिए पेमेंट की है। जैसे ही आप मान लीजिए 10 साल के लिए आपने रखा है, 5 साल के लिए उसने रखा है, तो मतलब 5 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हो बाई पेइंग योर लीज पेमेंट, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही एंड हो जाएगा, आप उसको चाहो तो फिर से रिन्यू करवा लो, या वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, जहाँ पर आप एक एसेट को खरीद नहीं रहे हो, बस उसका परचेजिंग राइट अपने पास खरीद रहे हो। नेक्स्ट इज दी हायर परचेज। हायर परचेज आजकल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हायर परचेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। जहाँ पर इस परचेजिंग जो सिस्टम है हायर परचेज में, इसमें बेसिकली जो वेंडर है वो पोजेशन ऑफ द एसेट, यानी एसेट्स की पोजेशन तो ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन ओनरशिप अपने पास रखता है। और जैसे ही जो रेगुलर जो पेमेंट की जाती है वो इंस्टॉलमेंट्स में की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर जैसे ही वो पेमेंट पूरी हो जाती है, और इस इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट भी ऐड होता है, जो प्रिंसिपल आपको अमाउंट पे करना है, ठीक है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो भी आप इंस्टॉलमेंट्स में साथ में पे करते हो, और जैसे ही आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट एक ट्रेडिशनल सिस्टम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इंडिया में। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं पब्लिक से, मैक्सिमम कितने के लिए, 3 साल के लिए। इसको इसलिए प्रेफर किया जाता है कि ये काफ़ी आप कह लीजिए सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो टर्म लोन्स आप खरीदते हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दैट मीन्स टर्म्स लोन के कंपैरिजन में पब्लिक डिपॉजिट्स काफ़ी ठीक पड़ते हैं, रीजनेबल पड़ते हैं। इसीलिए आप ये कह लीजिए पब्लिक डिपॉजिट्स भी एक तरीका है जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और 3 साल तक मैक्सिमम इसे यूज़ किया जाता है, लेकिन इंक्लूडेड होता है ये लॉन्ग टर्म में ही, तो इसीलिए इसको रीपे भी ईजिली कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल एक फॉर्म है फाइनेंसिंग का, जहाँ पर बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी अगर किसी बिजनेस में यूज़ की जा रही है, बहुत ही हाई रिस्क है, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, जहाँ पर आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल कंपनीज उसको प्रेफर नहीं कर सकती। और बेसिकली अगर हम इंडिया में बात करें तो वेंचर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1988 के अराउंड इंट्रोड्यूस किया गया था। और वेंचर कैपिटल है वो बेसिकली किसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाती है इंडिया में, बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इसे ध्यान में रखता है, और इस सारे के सारे जो भी हाईटेक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और वेंचर कैपिटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट इज़ द एक्सपोर्ट फाइनेंस। जो भी बिजनेस मैन है, जो भी बिजनेस लगे हुए हैं बेसिकली एक्सपोर्ट के एक्सपोर्टिंग में, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है एक्सपोर्ट फाइनेंस एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी है, एक पेमेंट का तरीका है, टेक्निक ऑफ पेमेंट है, जो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट की स्टेजेस पर प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में जो एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेंबर हों किसके एसोसिएशन के, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन के। RBI है, IDBI है, ये भी रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। रीफाइनेंस का जैसे कि अगर कमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दे रखा है और उन्हें सिक्योर फील नहीं हो रहा, तो वो लोग उस चीज़ को रीफाइनेंस कर सकते हैं बाय RBI एंड IDBI, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी एक्सपोर्ट फाइनेंस में एक तरह से फाइनेंस एक्सटेंड करता है टू दी एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, असिस्टेंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है ताकि पर्टिकुलर एरियाज़ में पर्टिकुलर तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रमोट हों। तो इसमें भी काफ़ी, जैसे सीड कैपिटल असिस्टेंस की बात करें तो नए जो
प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको बिजनेस कैपिटल चाहिए अपनी शुरुआत करने के लिए, तो लो इंटरेस्ट रेट पर गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है, कैपिटल सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है ताकि एक बैलेंस डेवलपमेंट हो कंट्री का। तो ये थे आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कुछ मिसलिनियस सोर्सेज जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में देखिए आपका सबसे पहला आता है, ये आपको पता है, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो डे टू डे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उनके लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज़ किए जाता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल एडवांसेस होते हैं ये, जहाँ पर आप एक बिजनेस की रोज़मर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए कुछ लोन ले रहे हो या कुछ ऐसे तरीके यूज़ कर रहे हो जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करे। तो सबसे पहला आपका इसमें आता है दैट इज़ द बैंक सोर्स। जो कमर्शियल बैंक्स है बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने का, और ये अलग अलग तरह के शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला कैश क्रेडिट आता है। कैश क्रेडिट एक तरह से आप कह लीजिए ऐसा तरीका है, ऐसी अरेंजमेंट है, तो जो इसमें जो बोरोवर है, जो बंदा इसे परचेज़ कर रहा है, वो अलाउड होता है उसे कि वो अपने एक बैंक से एक पर्टिकुलर लिमिट तक मनी विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और ये जो लिमिट होती है ना, ये डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द बोरोवर्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड क्रेडिट वर्थनेस, या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है बोरोवर ने उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है बोरोवर को, वो इसको वापस पे करता है धीरे धीरे, पार्शियली भी पे कर सकता है, फुली भी पे कर सकता है, जैसे उसे डिज़ायर है। तो अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लें तो किसी बैंक में मान लीजिए किसी बिजनेसमैन का खाता है, तो ये देखा जाएगा कि उसकी ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। अगर उसकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक एज़ पर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है कि भाई आप यहाँ तक एक तरह से विड्रॉ कर सकते हो, ओवर विड्रॉ कर सकते हो अपनी लिमिट से ज़्यादा, तो उसको हम कह देते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी कैश क्रेडिट। और इसके लिए कुछ चार्जेस भी बैंक लेती है, ठीक है, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। वो काफ़ी मिनिमम होते हैं, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट इज़ द ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक तरह से देखिए टेम्पररी अरेंजमेंट होता है जहाँ पर एक जो कस्टमर है वो अपने करंट अकाउंट जो उसने एक बैंक में खोला हुआ है उससे कुछ अमाउंट ओवरड्रॉ कर सकता है एक लिमिट तक, ठीक है। और ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि आप कह लीजिए एक हफ्ते के लिए या फोर्टनाइट के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम कैश क्रेडिट की बात करें तो हमने देखा कि वहाँ पर आप पे कर सकते हो कैसे भी, पार्शली भी, फुली भी, ठीक है, जैसे भी जो हमारा कस्टमर डिज़ायर करता है धीरे धीरे पे कर सकता है। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट होते हैं वो ओवरनाइट के लिए होते हैं, या आप कह लीजिए 1 वीक के लिए होते हैं। और जो ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है वो बैंक ही डिटरमाइन करता है कि कितने तक आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो। इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर चार्ज किया जाता है जितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है एक्स्ट्रा, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू द टर्म लोन्स। तो आप देख रहे होंगे कि ओवरड्राफ्ट काफ़ी आप कह लीजिए थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन ये काफ़ी सिंपलेस्ट और कन्वीनियंट वे होता है फाइनेंसिंग का अगर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी है। नेक्स्ट इज़ द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ये एक तरह से फॉर्म ऑफ एडवांस है जहाँ पर जो बैंक है वो एक बिल जो होल्डर है, बिल होल्डर, देखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में बेसिकली क्या होता है, जो बिल्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, डेटर और क्रेडिटर के रिलेशन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर कहता है कि अगर आपको किसी से कोई पेमेंट रिसीव करनी है लेकिन वो इंडिविजुअल अभी पेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं है, तो जो बिल उसने आपको इशू किया है, जो प्रोमिसरी नोट उसने आपको इशू किया है, आप उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसको आपको मेच्योरिटी से पहले वो अमाउंट चाहिए, मतलब आपको अब आगे जाके 2 महीने बाद वो मिलेगा, लेकिन 2 महीने के बाद नहीं, आज आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक में जाइए और उस बिल को डिस्काउंट करवा लीजिए। और लेकिन उसके लिए क्या होगा, जो कुछ अमाउंट एज अ डिस्काउंट का कह लीजिए थोड़ा सा अमाउंट बैंक डिडक्ट करेगा, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये का आपका बिल है तो उसमें से आपको 90 दिए जाएंगे, जबकि 10 है वो क्या कर रखेगा, बैंक रखेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए बैंक जब 2 महीने के बाद बैंक उस अमाउंट को रिसीव नहीं कर पाया उस पार्टी से जिसने वो बिल इशू करा था, यानी कि डिसऑनर्ड हो गया आपका मेच्योरिटी डेट पे, तो उस केस में जो बैंक है वो अपने कस्टमर से वो अमाउंट सारा का सारा एक तरह से रिकवर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट है ऐसा तरीका होता है जहाँ पर जो बैंक है वो अपने कस्टमर को हेल्प करता है क्रेडिट लेने के लिए, किससे, सप्लायर से। देखिए बैंक ऑफ क्रेडिट एक तरह से आपको क्या कहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से कस्टमर की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई अगर कस्टमर पे नहीं करेगा तो बैंक पे करेगा,
ठीक है। लेकिन ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट हैं वो तभी इशू किए जाते हैं जब उस कस्टमर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत अच्छी है, बैंक उसे अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट आपके हैं दैट इज़ द नॉन बैंक सोर्सेज। नॉन बैंक सोर्सेज में सबसे पहला आता है आपका दैट इज़ दी ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बेसिकली ऐसा क्रेडिट होता है जो सप्लायर्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो जो ट्रेड कस्टम्स हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट है आपने जो गुड्स परचेज़ किए, तो आपके जो ट्रेड क्रेडिट होता है ये एक तरह से जो सप्लायर्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर होता है डिपेंड करता है अपने कस्टमर की क्रेडिट वर्थनेस पर। चाहते हैं आपका दैट इज़ द कमर्शियल पेपर्स। तो जो कमर्शियल पेपर्स आपके होते हैं दीज आर दी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किए जाते हैं और इन्हें सिर्फ वही कॉरपोरेट बिजनेस या फर्म्स यूज़ कर पाते हैं जिनकी जो नेट वर्थ है जो मिनिमम कितनी होनी चाहिए 4 करोड़ तक होनी चाहिए, वही सिर्फ कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं। और इनकी जो बेसिकली डिनोमिनेशंस होती है कमर्शियल पेपर की वो 5 लाख के मल्टीपल्स में होती है, यानी 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, आप इस तरह से इसे इशू कर सकते हो। और ये 7 days to 1 year के लिए होता है, इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस में इंक्लूड करते हैं। द नेक्स्ट इज़ द एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में आपका बेसिकली आता है वो एडवांस जो बिजनेस मैन डिमांड करता है अपने कस्टमर से, यानी कि कस्टमर का ऑर्डर वो ले रहा है तो उससे पहले वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ पैसा एडवांस की फॉर्म में चाहिए, जिसे वो अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर सकता है और बाद में वो उसे एडजस्ट कर देता है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट विद द कस्टमर। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस में बेसिकली देखिए एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो जो बेसिकली पहले ही इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन उनकी पेमेंट बाद में की जा रही है। जैसे कि अगर हम सैलरी की बात करते हैं, वेजेस की बात करते हैं, एक जो वेजर है वो पूरे महीने काम करता है, सैलरीड पर्सन पूरे महीने काम करता है लेकिन उसको पेमेंट है होते हैं, सैलरीड पर्सन होते हैं, उन्हें पेमेंट बिल्कुल एंड में की जाती है। तो यानी कि वो लोग कमा तो रहे हैं, पूरी एक्सपेंसेस तो कंपनी ने इनकर्ड कर लिए हैं कि भाई उन्होंने 15 दिन काम कर चुके हैं तो उसके पैसे उनको दिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट बाद में की जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। तो ये भी एक तरह से तरीका है जहाँ पर आप प्रिंसिपल अमाउंट को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट आप जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया, ठीक है। तो लोन जब आप लेते हो तो उसके ऊपर जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट को यूज़ करते जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो पहले अर्न कर दिया लेकिन टैक्स बाद में पे किया, दैट मीन्स आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बाद में पे की गई। तो ऐसे जो सोर्सेज होते हैं पे जो एक्रूड एक्सपेंसेस वो ऐसे होते हैं जो आपको एक तरह से एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फैक्टरिंग। फैक्टरिंग देखिए एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पर जो कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके रिसेबल्स को कलेक्ट करने की, और उसके बदले में वो आपको पहले ही पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो पेमेंट जो करते हैं वो 70 to 80% ही होती है और बाकी जो पैसा वो अपने पास रखते हैं वो एक इंटरेस्ट रेट के तरह रखते हैं, लेकिन जो ये रेट है वो काफ़ी हायर होता है। इज़ द शॉर्ट टर्म लोन्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन्स हमें मिलते हैं एक फिक्स अमाउंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सेंशन करते हैं एक फिक्स टर्म के लिए और उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। So these are all the sources of finance. Thank you.